Hello people, I welcome you back on your very favorite classes, Only Lectures. How are you guys? How have you been? I hope you all are doing well. I hope your family is doing well. सब खुश हैं, स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, क्या बात। So, क्या बेबीज, क्या हालचाल है? मज़े आ रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? भाई पढ़ाई होती रहनी चाहिए, मज़े भी आते रहने चाहिए। अब पढ़ाई करके मजे करो या मजे करके पढ़ाई करो, ऑल अप टू यू। सो क्या हाल है? क्या कर रहे थे अपन लोग? क्या देख रहे थे? तो पढ़ाई कर रहे थे। पिछले लेक्चर में डिपॉजिटरी शुरू किया था। क्या बात कर रहे हो? डिपॉजिटरी सिस्टम देख लिया? अरे यार सर, समझा दिया आपने, बता दिए। आज कंटिन्यू करने वाले थे हमारे लेक्चर को। चलो सर, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनवा दूं डिपॉजिटरी का, फिर टेक्स्ट बुक में आए। पक्की बात? बेसिक आइडिया आ गया है, डिपॉजिटरी का समझ लिया है, क्या होता है, क्यों आई थी, क्या करती है, क्या क्या चीजें होती हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में, सारी चीजें देखी थी, डिटेल में देखी है। रिवीजन करना है सर? करवा दो, करवा देते हैं। चलो आ जाओ। सर आपने बोला पिछले लेक्चर में, तूने हमको बताया था कि देख डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। भैया आपने बोला कि फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज आप रखने पहले के टाइम पे फिजिकल फॉर्म में रखते थे। फिर आपने बोला कि सर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसको आपने बोला स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कितने थे सर? दो टाइप्स के थे, एनएसई था, बीएसई था। फिर आपने हमको बताया था कि भैया एक डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। सर कितने डिपॉजिटरीज हैं? एनएसडीएल, सीडीएसएल। कितने स्टॉक एक्सचेंज है? एनएसई, बीएसई। सर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी था एक, हाँ एनएससीसीएल, ठीक है, ये देख लिया था। उसके बाद आपने बताया सर डीपीआईडी क्या होता है, क्लाइंट आईडी क्या होता है। डीपीआईडी यानी जो आपको आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को डिपॉजिटरी देता है। सर क्लाइंट आईडी जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको देता है। आपने बोला ठीक है सर। कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से रेगुलेशंस हमको कंप्लाई करने हैं सर डिपॉजिटरी सिस्टम में? आपने बोला सर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। और उसके बाद आपने बताया था कि सेबी को बहुत सारे पावर्स दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेबी ने रेगुलेशंस बनाई। कौन सी रेगुलेशंस बनाई सर? सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद आपने बताया कि सर दो डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, भैया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपने बोला कि सर ये कैसे फॉर्म हुई थी, क्या स्टोरी है इसकी, क्या बेसलाइन था, आपने ये बताया था हमको, ठीक है सर। फिर आपने बताया था कि जो एनएसडीएल है वो सब्सिडरी है किसकी? आपने बोला एनईसी की। फिर आपने बताया कि सर जो सीडीएसएल है वो किसकी सब्सिडरी थी? सर बीएसई की। फिर आपने बताया कि कौन डिपॉजिटरी बन सकता है, तो हमने उसकी कुछ एलिजिबल कंडीशंस देखे थे। सबसे पहले तो कंपनी होना चाहिए, उसके बाद आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने कुछ कुछ चीजें बताई थी जो कंडीशंस आपने फॉलो करनी है टू बिकम अ डिपॉजिटरी। उसके बाद आपने बताया था कि सर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं किस चीज के। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करने के एडवांटेजेस बताए थे, ठीक है सर। उसके बाद आपने हमको बताया था डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का डिफरेंस। सर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भैया फंजिबिलिटी क्या होती है और आप कितने टाइप्स, कितने तरीके से सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं। सर ये सब चीजें देखी थी, 2 मिनट में पूरा चैप्टर रिव्यू कर लिया, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ना मैं तुमको एक प्यारा सा डिपॉजिटरी सिस्टम का एक हल्का सा चार्ट बना के देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि टेक्स्ट बुक क्या कहती है हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में। सर डिपॉजिटरी सिस्टम, देखो मैंने चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही तुम लोगों को बता दिया था कि हम लोग काफ़ी लिखने वाले हैं, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने हाथ में कलम ले लो और एक पेपर, ऑब्वियसली काय में लिखोगे। चलो आ जाओ। सर आपने बोला बिफोर 1992, बिफोर 1992 जो सिक्योरिटीज मार्केट था, जो सिक्योरिटीज मार्केट था, या फिर इसको
शेयर मार्केट बोल लो, ठीक है। इसमें आपने हमको बोला सर बाइंग और सेलिंग जो होती थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो थी वो फिजिकल फॉर्म में थी। ठीक है सर, आपने बता दिया ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बता दिया तो एक बार और सुन लो, रिवीजन हो जाएगा। सर 1992 के पहले ना आपकी जो सिक्योरिटीज थी उनकी जो बाइंग और सेलिंग होती थी वो फिजिकल फॉर्म में होती थी। सर बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग होती थी। एक ट्रेड रिंग होता था जहाँ पे वो हर्षद मेहता देखा है ना आपने, जिसने भी देखा है वो रिलेट कर पाएगा। सर वो एक रिंग होता था, वहाँ पे सारे ब्रोकर्स लड़ते थे, ऐसा ऐसा कुछ तो भी समथिंग, ये इशारे, तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग होती थी सर वहां पे। ये बंदा जिसको अपने शेयर्स बेचने हैं या अपने ब्रोकर को वहां भेजता था, इसका ब्रोकर जाके ऐसे कॉल करता था कि मेरे पास ये शेयर्स हैं भैया, ये शेयर्स हैं, आ जाओ, ये 5 पैसा 1 पैसा व्हाटसोएवर, बहुत एग्रेसिव होता था ये सब उस टाइम पे। तो सर वहां पे लेजिट ना लड़ाई झगड़े हो जाते थे, मतलब बहुत खतरनाक एक कॉम्प्लेक्स मेथड थी वो। फिर आपने बोला कि सर उस टाइम ना हमारे जो सिक्योरिटीज मार्केट थे इसको रेगुलेट कौन कर रहा था? इट वाज रेगुलेटेड बाय, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसके अलावा हमारा SCRA ये रेगुलेटर था। SCRA क्या है सर? आपके कोर्स में नहीं है, आपको जितना जानना है सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। SCRA इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट। ये आपका एक एक्ट था जो उस टाइम सिक्योरिटीज मार्केट को क्या करता था? रेगुलेट करता था। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, सब लिखते जाओ साथ में, है ना, समझा रहा हूं मैं सब कुछ। सिक्योरिटी मार्केट जो था, सिक्योरिटी मार्केट वाज रेजिंग। सर बहुत तेजी से सिक्योरिटी मार्केट बढ़ रहा था, लोग अवेयर हो रहे थे ट्रेडिंग के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, शेयर्स के बारे में, एंड एट द सेम टाइम क्या हो रहा था? सिक्योरिटी मार्केट बढ़ रहा था तो भैया ट्रेडिंग गॉट इंक्रीज्ड। सर आपने बोला कि सिक्योरिटी मार्केट के बारे में लोगों को मतलब पता लगने लगा था, लोग अब सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर होने लगे थे और ट्रेडिंग जो थी, ट्रेडिंग भी बढ़ने लगी थी। तो अब समझो, जो लॉस थे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट गॉट इंक्रीज्ड। अब सर जो सिक्योरिटीज मार्केट में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसको चलाने के लिए लॉज भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तो ये लॉज बढ़ गए थे। सर फिर आपने बोला कि इन चीजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच लॉज बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। क्या भैया? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, गॉट डिफिकल्ट टू ऑपरेट कर लो इसे। अब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सिक्योरिटीज मार्केट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी उस चीज को ऑपरेट करने में। क्यों? क्योंकि सर आपके पास ना लो मैन पावर था, ठीक है, लो मैन पावर था और एक्सपर्टीज नहीं थी। एक्सपर्टीज नहीं थी। अब इसी के साथ साथ ना, इसके चलते
ड्यूरिंग ऑल दिस, इसको तो भाई साहब मैं लाल पेन से लिखना चाहूँगा, दिख रहा है ना भाई, मैं दिख रहा हूँ ना। ड्यूरिंग ऑल दिस स्कैम 1992, या फिर इसे कह लो हर्षद मेहता स्कैम हो गया। क्या हो गया? भैया हर्षद मेहता स्कैम हो गया। तो आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम आपने सेबी एस्टैब्लिश किया। सर सेबी वैसे तो पहले से था, लेकिन आपने उसके बाद सेबी को बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए। ठीक है सर, सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड, सेबी एक्ट बना था 1992 में। ठीक है, आपने बोला सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। ये स्कैम होने के बाद, मतलब सेबी बनने का सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे हर्षद मेहता स्कैम को जाता है। हर्षद मेहता स्कैम होने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्ट अ नीड to make a body who can regulate the whole entire stock market। सर बहुत जरूरी हो गया था, आपके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बॉडी जरूरी थी कि भाई देख रेख करे, समझाए, लोगों को बताए, लोगों को अवेयर करे, और अगर कोई मिसकंडक्ट या फिर कोई फ्रॉड हो रहा है मार्केट में तो उसको क्या करे सर, पनिश करे और उसको देख रेख करे उस चीज की, और उस या फिर फ्रॉड होने से रोके। दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाई द सेबी वाज मेड। आपने बोला ठीक है सर, अब समझो क्या होता था पहले जब ट्रांजैक्शंस, आपने बोला कि सर व्हेन यू वर ट्रांजैक्टिंग योर शेयर्स ऑन अ फिजिकल फॉर्म, सर समझो, transaction in physical form of securities leads to भैया आपने बोला रिस्क। कैसा रिस्क सर? सर आपने बताया कि आपको ना फ्रॉड का रिस्क था। सर आपको आपकी सिक्योरिटी गुम जाने का डर था। सर आपने बोला आपको आपकी सिक्योरिटी चोरी हो जाने का डर था। उसके अलावा आपने बोला कि सर, अरे कहाँ गो, आ जाओ सर, आपका ये जो था ना, आपने बोला कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। कैसे टाइम कंज्यूमिंग था? सर आपने बोला कि इसमें अलॉटमेंट में, ट्रांसफर में, सर लिखवा दो सर, इसका जो अलॉटमेंट था इसमें आपने टाइम लगता था। सर आपने अगर कोई शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो उसमें टाइम लगता था। सर आपने बोला कि ट्रांसमिशन के टाइम पे बहुत टाइम लगता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हम फेस कर रहे थे व्हाइल वी वर डीलिंग इन अ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सर आपने बोला कि सर जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013 और हमारा सेबी एक्ट 1992, सर जो कंपनीज एक्ट था ये क्या कर रहा था, ये बोल रहा था कि भैया शेयर्स जो हैं ये अपना, जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू करते थे वो कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन में था, ऊपर देखा हमने। तो ये क्या कर रहा था कि इशू शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। सर अब सेबी आया, सेबी ने बोला कि सर नहीं, हमने जो
शेयर्स है ना, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करने। तो ये मुठभेद के चलते, किसकी, कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट की मुठभेद के चलते हमने नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो सर ऐसे हमारे डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। भैया आपने बोला कि अब हम डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 ला रहे हैं, और यहां पे सी उस टाइम तक ना आपने एक ऑप्शन रखा था कि सर अभी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आपने बोला कि सर सॉरी फिजिकल फॉर्म में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या किया आपने, आपने उस टाइम पे ऑप्शन पे रखा कि हाँ ठीक है चलो, आपको ऑप्शन दिया है कि सर आप फिजिकल फॉर्म में भी ट्रेडिंग करो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करो। लेकिन आपने बोला 1 अप्रैल 2019 के बाद से आपने मैंडेटरी कर दिया, तो आपने स्ट्रिक्टली बता दिया कि सर आप अब जो फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रेड करना है तो उन फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को अपने डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ट्रेड ऑन टू सच सिक्योरिटीज। ठीक है, देखो सर उस टाइम आपको क्या दिया था, उस टाइम आपको ना ऑप्शन दिया हुआ था कि सर आप ना एक काम करो, अभी आप ट्रेडिंग कर लो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन अब 2019 1 अप्रैल 2019 के बाद आपने क्या किया सर, प्रोहिबिट कर दिया कि आप अब फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को ट्रेड कर ही नहीं सकते। आपने बोला आई एम सॉरी, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। चलो अब अपनी टेक्स्ट बुक देखते हैं एक बार अपन। हाँ भैया, क्या है हमारी टेक्स्ट बुक, क्या कह रही है सर, डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, बेनिफिट्स बताना है। आप सब बता चुके हो, फिर भी पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा सर। अब देखो, सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स, इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली। सर फिजिकल फॉर्म में भी सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता हूं और इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब यहां पे सिक्योरिटीज का मतलब क्या बोला है सर, हमेशा ध्यान रखो हम शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म। सिक्योरिटी क्या है, एक वाइडर टर्म है जिसमें आपके शेयर्स भी आ जाते हैं, आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं, सर आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आ जाते हैं, सर आपकी सिक्योरिटीज जो आपको गवर्नमेंट ने इशू की है वो आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके सिक्योरिटीज के अंदर कवर हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी जब बात करें डिपॉजिटरी के बारे में, या फिर हम बात करें फिजिकल सिक्योरिटीज के बारे में, या हम बात करें इलेक्ट्रॉनिकल सिक्योरिटीज के बारे में, तो सर उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें सिर्फ हम शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की और जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं उन सब की बात कर रहे हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज जो था, इट मींस सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म ऑफ पेपर, सर्टिफिकेट, एंड इट हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। भैया कुछ डिसएडवांटेजेस थे किस चीज के, आपकी सिक्योरिटीज को पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में होल्ड करने के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सर क्या डिसएडवांटेजेस थे, सबसे पहले तो सर रिस्क था आपको। किस चीज का रिस्क था सर, सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, कैन बी डैमेज, कैन बी टॉर्न, कैन बी स्टोलन, कैन बी मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। आपने बोला कि सर आपकी सिक्योरिटीज या तो गुम सकती थी या फिर डैमेज हो सकती थी। सर पेपर है सर, कब तक संभाल के रखोगे बताओ ना। ये पेपर कभी कट जाता है, कभी पिट जाता है, कभी आपने बोला सर बहुत टाइम से रखा हुआ है, गल गया रखे रखे पेपर। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते थे। कब, जब हम सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में क्या करते थे, ट्रेड करते थे या होल्ड करते थे।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। सर आपने किसी को अपने शेयर्स बेचे हैं, उसको आपने क्या किया, ट्रांजिट के थ्रू अपना शेयर सर्टिफिकेट भेजा है, वो आपके बंदे को पहुंचा ही नहीं, गुम गया, ट्रांजिट में मिसप्लेस हो गया, तो ये सारे रिस्क थे। उसके अलावा फिर आपने देखा कि सर एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, अब मान लो किसी का शेयर सर्टिफिकेट जो है वो गुम गया है, खो गया है या फट गया है, अब उसने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। सर आपको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में ना महीनों लग जाते थे। सर आज आपका सर्टिफिकेट गुमा है, आपको महीनों लग जाते थे वही सर्टिफिकेट वापस से रिट्रीव करने में। आपने बोला सर कैसे, सर ऑब्टेन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। सर आप क्या करेंगे, आप कंपनी के पास जाएंगे, आप उसको एप्लीकेशन देंगे, फिर वो कंपनी आपकी एप्लीकेशन देखेगी, आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती तो नहीं है, वो गलती अगर होगी तो आपको फिर वापस से एप्लीकेशन भेजने बोलेगी, आप फिर एप्लीकेशन भेजेंगे, फिर कंपनी उस चीज को कंसीडर करेगी और फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। फिर उसके बाद हमने देखा कि भैया डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। देखो इसमें क्या होता था सर, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपने बताया कि सर जब भी अलॉटमेंट होता था सिक्योरिटीज का तो इसमें बहुत टाइम लगता था। सर इट अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम, यानी बहुत टाइम लगता था जब आप सिक्योरिटीज अलॉट करते थे। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट आपने देखा कि भैया डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब सर समझो, ये जो ट्रांसफर है, जब आपका शेयर सर्टिफिकेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये शेयर सर्टिफिकेट आपने उठाया और अगले को दे दिया, ऐसा होता है क्या? सर ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपने, जब आपके पास शेयर्स थे, उन शेयर्स को बेचा, तो इन शेयर्स को कंपनी क्या करेगी? सर आपके शेयर्स को कंपनी जिसको आपने ट्रांसफर किया है, यानी ट्रांसफरी के नाम पर क्या करेगी? सर नए शेयर्स अलॉट करेगी, या फिर इन शेयर्स को उस ट्रांसफरी के नाम पर क्या करेगी? अलॉट करेगी। तो इसमें क्या होता था सर, बहुत टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। अब ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो सर ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन में या जब हमारा जो शेयर होल्डर है वो या तो पागल हो गया है या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, ऐसे केस में, या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो ये शेयर्स जो थे, ये शेयर्स किसको मिलते थे? ये शेयर्स लीगल एयर्स को मिलते थे। तो उन लीगल एयर्स को पहुंचाने में ये शेयर्स जो हैं सर आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ता था, तब जाके आपने ये चीजें प्रॉपर तरीके से होती थी। तो इसमें बेसिकली क्या बता रहा है ये कि सर आपने ना बहुत ज्यादा डिले होता था, सर टाइम बहुत लगता था। आपने बोला कि सर मोर टाइम इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स। सर फिजिकल सर्टिफिकेट्स की हैंडलिंग करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है, भेजना पड़ता है, इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है। सर इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता था आपको जब आप फिजिकल सिक्योरिटीज में ट्रेड करते थे। सर रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, ये क्या कह रहा है? सर डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर torn, forged, etc. creates problem in buying and selling of securities. सर आपने बोला कि आपके शेयर्स जो हैं वो गल गए हैं, फट गए हैं, या फिर ऐसे हैं कि फटने की कंडीशन में है, तो अब सामने वाला जब आपसे शेयर्स खरीद रहा है, तो जब आप शेयर सर्टिफिकेट देंगे तो ये एक बैड डिलीवरी कहलाती है। सर आपने बोला कि ये जो शेयर्स है ना, ये बेचने में आपको प्रॉब्लम जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर फिर आपको दूसरे शेयर्स कंपनी से इशू करवाने पड़ेंगे, डुप्लीकेट शेयर्स, उसमें टाइम लगेगा, फिर पहले आप वो करवाएंगे, फिर आपने अपने शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, तो ये कितना लंबा टाइम प्रोसेस है सर, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए ये सब क्या थे? ये सब हमारे फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करने के डिसएडवांटेजेस थे। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अगर हम देखें, सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमैट फॉर्म में अगर हम सिक्योरिटीज जब होल्ड कर रहे हैं, इट मींस सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। सर आपने इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म जो था वो हमको बता दिया क्या होता है, आपने बोला एग्जैक्टली, ठीक है। चलो
अब एक बार हम मीनिंग देखते हैं हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या मतलब है। चलो सर आ जाओ। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं वो किस फॉर्म में रखी जा रही हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जा रही है। द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। आपने बोला कि सर जो शेयर्स का ट्रांसफर है और जो शेयर्स का सेटलमेंट है वो सब कैसे हो रहा है? सर वो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। याद है वो डायग्राम बनाया था कि भैया ट्रांसफर हुआ, भैया एनएससीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था हमने, सिक्योरिटीज पे इन, सिक्योरिटीज पे आउट, फंड्स पे इन, फंड्स पे आउट। तो ये सब क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। आपने बोला डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, enables ट्रांसफर, कलेक्ट्स डिविडेंड, बोनस शेयर्स एक्सेट्रा। आपने बोला कि सर आप जो डिपॉजिटरी सिस्टम में अकाउंट होल्ड करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, कौन सा? शेयर होल्डर्स जो अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट, दैट enables यू टू ट्रांसफर, कलेक्ट डिविडेंड और बोनस शेयर्स। भैया आप अपने शेयर्स जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको डिविडेंड मिल सकता है, सर आपने बोला बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। ये सब कौन कर रहा है? ये हमारी डिपॉजिटरी कर रही है। किसके लिए कर रही है? सर हमारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ में कर रही है। आपने बोला ठीक है सर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम यानी आपने यहां पे कोई सर्टिफिकेट, कोई स्क्रिप्ट, कोई पेपर नहीं दिया है सर। आपका ये सब काम जो है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है सर। आपने यहाँ पे कोई भी पेपर फॉर्म में या सर्टिफिकेट फॉर्म में कोई चीज इन्वॉल्व नहीं की है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है सर? स्क्रिप्टलेस ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग सिस्टम बोला है। आपने बोला ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन इंडिया द डिपॉजिटरी सिस्टम was introduced by passing Depositories Act 1996। सर डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे शुरू हुआ? पहले कौन रेगुलेट कर रहा था? पहले कंपनीज एक्ट और सीकरा रेगुलेट कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि सेबी लाया गया, सेबी ने क्या किया? डिपॉजिटरीज एक्ट बनाया और हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आपने बोला ठीक है सर। Under this act, a competitive multi-depository system consisting of two depositories, that is NSDL and CDSL was set up। आपको मैंने बताया था NSDL कैसे बना। सर आपने बोला कि ब्रोकर्स के पास गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके पास? बीएसई के पास। बीएसई वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं कन्वर्ट करेंगे इसको काय में, पब्लिक कंपनी में। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अथॉरिटी दी कि भैया अपनी खुद की एक डिपॉजिटरी बनाओ या फिर अपना खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज बनाओ। सबसे पहले हमने हमारी गवर्नमेंट ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑथोराइज किया कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज बनाए, जिसको हमने क्या नाम दिया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना तो उसके बाद गवर्नमेंट फेल्ट अ नीड टू मेक अ डिपॉजिटरी हु हैंडल्स एवरी ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो एनएससी ने क्या किया सर? एनएसडीएल फॉर्म किया। और इसका देखा देखी आपने बोला कि बीएसई वालों को लगा कि भाई अगर एनएससी वाले ही सब कुछ कर लेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे या फिर बीएसई पीछे रह जाएगा, बीएसई का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर ऐसा कुछ रहा तो। फिर इसको देखते देखते ही बीएसई ने अपनी खुद की डिपॉजिटरी बनाई जिसको हमने बुलाया सीडीएसएल। ठीक है, दिस इज हाउ आवर डिपॉजिटरीज वाज फॉर्म। ये देखा था हमने, ठीक है सर। अब समझो ये डिपॉजिटरी का कंसेप्ट जो था ना, ये सबसे पहले आया था जर्मनी में। कहां? जर्मनी में। कौन से ईयर में सर? 1947 में सबसे पहले ये डिपॉजिटरी वाला कंसेप्ट आया था, विच वाज इन जर्मनी। आपने बोला ठीक है सर। अब हमने देखा कि सर हमारा जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ना, दैट रिजेंबल्स विद द बैंकिंग सिस्टम। सर कैसे रिजेंबल करता है? मैंने आपको एक एक चीज बताई है। अब हमारी टेक्स्ट बुक क्या कह रही है इस बारे में, चलाओ लेट्स सी। सर आपने बोला डिपॉजिटरी सिस्टम में इट कीप्स द सिक्योरिटी सेफ।
डिपॉजिटरी में हम हमारी सिक्योरिटीज जमा करते हैं सर। वहीं आप अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक कीप्स द मनी सेफ। बैंक क्या कर रहा है? बैंक आपके बिहाफ में आपका पैसा सेव करके रख रहा है। वहीं पे अगर हम देखें डिपॉजिटरी के बारे में, तो डिपॉजिटरी आपके बिहाफ में क्या कर रही है? आपकी सिक्योरिटीज होल्ड करके रख रही है सर। सिक्योरिटीज होल्ड करके रख रही है। हमने डिपॉजिटरी को कस्टोडियन भी बोला है सर। हमारे डिपॉजिटरी के पास हमारे शेयर्स की कस्टडी होती है, हमारे बिहाफ में हमारे शेयर्स हमारी डिपॉजिटरी होल्ड करके रखती है। आपने बोला ठीक है सर। आप क्या कहलाते हैं? आप बेनिफिशियल ओनर कहलाते हैं। ठीक है सर, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं भैया, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडीज। सर आपने बोला कि आपने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया। ये डीमैट अकाउंट कौन सा है सर? ये डीमैट अकाउंट क्या है? आपने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास गए, एक ब्रोकर के पास गए, जो किसके थ्रू रजिस्टर्ड था सर? जो डिपॉजिटरी से रजिस्टर्ड था। आपने क्या किया? आपने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास गए, आपने इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक अकाउंट खुलवाया जिसको आपने डीमैट अकाउंट बोला, और इस डीमैट अकाउंट में आपकी सिक्योरिटीज रखी गई। आपने बोला ठीक है सर। इस डीमैट अकाउंट की एक यूनिक आईडी थी। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी आप अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं अपने डीपी के पास जाके, तो वो आपको एक क्लाइंट आईडी देता है। दैट क्लाइंट आईडी इज योर यूनिक आईडी। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट, बैंक में देखें अगर हम, तो फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर। यहां पे सिक्योरिटीज रखी हैं, यहां पे आपकी फंड्स रखे हैं, आपके पैसे रखे हैं। ठीक है, ओके सर। देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अलॉटमेंट, ट्रांसफर एक्सेट्रा। आपने बोला कि सर आप जब सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं ना, तो वहां पे आपको कुछ फिजिकल हैंडलिंग नहीं करनी है, यानी आपको कोई पेपर का लेन देन नहीं करना है, आपको शेयर सर्टिफिकेट्स ऐसा फिजिकली नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट है, जो आपका ट्रांसफर है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जा रहा है। वहीं पे आपने बोला अगर बैंक की बात करें, तो बैंक में देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी। जब आप बैंक में जाकर पैसा जमा करवा देते हैं अपना, तो अब आप इस पैसे को बिना पेपर फॉर्म में भी तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं ना सर। आप आज की डेट में देखते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। आपने बोला कि सर मैंने अपने बैंक में ले जाकर पैसा ट्रांसफर जमा कर दिया, लेकिन उस पैसे को जमा करने के बाद मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई क्या? नहीं। मैंने अगर 100 रुपए जमा किए थे, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी तो 100 रुपए है ना, और उस 100 रुपए को मैं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं, या फिर उससे कोई चीज परचेस कर सकता हूं। आपने बोला हाँ सर। तो यहां पे भी फिजिकल हैंडलिंग वाला हिसाब खत्म हो गया। आपने बोला एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ आवर डिपॉजिटरी सिस्टम इज रिजेंबल विद आवर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। सर ये क्या कह रहा है? आपने बोला कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। याद है वो बायर, याद है वो सेलर जो अपने शेयर्स बेचना चाह रहा था, ये बंदा उसके शेयर्स खरीदना चाह रहा था। इस बंदे के डीमैट अकाउंट से इस बंदे के डीमैट अकाउंट में शेयर्स गए, इस बंदे के बैंक अकाउंट से इस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसा आया। ये क्या हुआ सर? ये ट्रांजैक्शन हुआ। आपने बोला कि आपके डीमैट से सिक्योरिटीज का ट्रांसफर हुआ, आपके बैंक अकाउंट से फंड्स का ट्रांसफर हुआ। तो दिस इज हाउ our depository system resembles the banking system. See, in the depository system, the depository is the custodian of the securities in electronic form. आपने बोला ठीक है सर। And the depository participants act as a link between the depository and investor. देखा था हमारे डायग्राम में कि मैं एज इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता हूं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है ना, ये मुझे लिंक करता है किससे? डिपॉजिटरीज से, क्योंकि ये डिपॉजिटरीज अपने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रखती हैं। ठीक है, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्हें रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने डिपॉजिटरीज के पास जाकर। तो मेरे और डिपॉजिटरी के बीच में लिंक कौन है? वो है मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी ब्रोकर।
आपने बोला ठीक है सर, और मेरे शेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कस्टडी होती है वो किसके पास होती है, वो मेरे डिपॉजिटरी के पास होती है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सर आपने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम बता दो। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता चुका हूं डिपॉजिटरी सिस्टम का, आपको लिखवा के दिया। क्या है, आ जाओ। सर डिपॉजिटरी सिस्टम हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। आपने बोला सर कि कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है। डिपॉजिटरी का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है सर, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। आपने बोला सर पेपर की नीड खत्म कर दिया इसने। जब कंपनी नए शेयर्स ला रही है, शेयर्स अलॉट कर रही है, तो पहले उसको क्या करना पड़ता था सर, फिजिकल फॉर्म में एक एक शेयर सर्टिफिकेट भिजवाना पड़ता था शेयर होल्डर्स के पास। आपने बोला कि सर ये वाला जो टाइम था ना, ये वाली जो चीज थी ना, जो हमारा पेपर वर्क था जो था ना, ये खत्म हो गया सर, ये काम हो गया, ये वाला जो चीज थी ये चीज एलिमिनेट हो गई। आपने बोला ठीक है सर, इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। सर ये क्या बोल रहा है सर, आपने बोला कि डिपॉजिटरी सिस्टम आपको एनेबल करता है, इट गिव्स यू, इट परमिट्स यू टू मेक पेपरलेस ट्रांजैक्शंस, पेपरलेस ट्रेडिंग। सर डिपॉजिटरी सिस्टम ने आपको पेपरलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए परमिट किया है कि सर आप बिना किसी पेपर के या फिर बिना किसी शेयर सर्टिफिकेट के अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस मेथड को इन्होंने क्या बोला कि सर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज में ही क्या ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एक डीमैट से दूसरे डीमैट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया। सर इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। अब समझो ना सर, आपने जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें संभाल के रखना होता था, क्योंकि अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट्स गए तो मान लो आपके पास कोई वो ही नहीं बचा ना सर, आप कैसे प्रूव करोगे दैट आई होल्ड सिक्योरिटीज, आई होल्ड शेयर्स इन दिस कंपनी। आपके पास तो एक ही चीज थी ना, आपका शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें वो भी तो एक पेपर फॉर्म में हो रही है ना। सर आपने बोला कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपने बना के रखा है, तो वो भी एक रजिस्टर ही तो है ना। तो जब डिपॉजिटरी सिस्टम आया ना, तो इसने ये सब चीजों का टंटा खत्म कर दिया कि भैया आपने पेपर फॉर्म में जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे तो आपको पेपर की क्या जरूरत है, आपका तो सारा रिकॉर्ड दर्ज है ना। तो डिपॉजिटरी सिस्टम से ये फायदा हुआ सर, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। सर एक ही चीज घुमा फिरा के बोल रहा है, जो आपकी कॉस्ट थी, जो आपके एफर्ट्स थे फिजिकल सर्टिफिकेट को स्टोर करने में और उसको हैंडल करने में, वो खत्म हो गए। आपने बोला ठीक है सर, अब समझो क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या एडवांटेजेस हुए हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टर को क्या क्या फायदा हुआ इस चीज से। आ जाओ सर, आपने बोला एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। सर कैसा रिस्क, सर ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिलेज, लॉस्ट, थेफ्ट, क्या म्यूटिलेशन, सर बैड डिलीवरीज, ये सारी चीजें ऊपर देखी है हमने। सर ये सारे जो रिस्क थे ना, ये खत्म हो गए, टोटली एलिमिनेट हो गए, किसकी वजह से, डिपॉजिटरी सिस्टम के आने की वजह से। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद सेफ्टी की बात करें, सर इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। आपने बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे आपकी रेगुलेटरी बॉडी बैठी है सर, द एंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट एंड इज मॉनिटर्ड बाय सेबी। यानी कल को अगर आप कोई आपके शेयर सर्टिफिकेट्स जो है ना वो चोरी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में रखे हैं ना, वो चोरी नहीं हो सकते। ठीक है,
तो दिस इज द सेफेस्ट फॉर्म वेयर यू कैन होल्ड योर सिक्योरिटीज विच इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ सर। द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन फ्रीज और लॉक मोड to avoid or prevent unexpected debit or credit or both by giving instructions to the depository participant। आपने बोला कि सर आपने अपने डीमैट को ना क्या किया? फ्रीज कर दिया या फिर लॉक मोड में डाल दिया। आपने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया मैं जब तक ना बोलूं तब तक मेरे अकाउंट से कुछ डीमैट या फिर कुछ डेबिट या कुछ क्रेडिट नहीं होना चाहिए। आपने अपने डीपी को, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो सेफ्टी की गारंटी यहां पे है विज़ आपके पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। आपने बोला ठीक है सर। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स सर कैसे? एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म्स एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। सर आपने यहाँ पे कोई फाइलिंग ट्रांसफर के लिए कुछ फाइलिंग नहीं करनी है सर, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं करना है। यहाँ पे आपने उठाया, आपने डीमैट खोला, आपने बोला कि सेल इन द ब्लिंक ऑफ एन आई आपका जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हो गया। सर कितने एफर्ट्स लगे? सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स लगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा? नहीं सर, नहीं करना पड़ा। तो ये सब चीजें आई। आपने बोला कि सर स्टैम्प ड्यूटी जो लगती थी हमारे फिजिकल शेयर्स पे, अब हमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो हमको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। आपने बोला ठीक है सर। प्रोसेसिंग टाइम कट गया सर, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज रिड्यूस्ड एंड नीदर द सिक्योरिटीज नॉर द कैश इज टाइड हेल्ड अप फॉर अननेसेसरी लॉन्ग टाइम। सर जब मैं फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज दे रहा होता था तो ट्रांजैक्शन के लिए मुझे पहले से ही पैसा देना होता था। ऑब्वियसली मैं पहले पैसा देता था, फिर मेरे पास जो शेयर्स थे वो बहुत टाइम बाद सारी प्रोसीजर, सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होने के बाद मेरे पास शेयर्स आते थे। सर मेरा पैसा फंसा हुआ रहता था उस टाइम के लिए, कोई भरोसा नहीं रहता था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अपन लोग ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हट गई हैं सर। मुझे अब ट्रांसफर के लिए टाइम नहीं लग रहा है, मेरा टाइम कम हो गया। सर आपने बोला कि मुझे कैश को ऐसा टाइड अप या फिर ऐसा रोक कर नहीं रखना अननेसेसरी लंबे टाइम के लिए। आपने बोला ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम देखें विच इज अपडेट एंड इंटीमेशन। सर आपको ना आपका जो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना, ये आपको अपडेट्स देते रहते हैं अपने सिक्योरिटीज के बारे में। जिसका भी डीमैट अकाउंट होगा उसको पता होगा कि भैया जो आपका ब्रोकर है, जैसे मान लो मेरा अपस्टॉक्स है, तो मेरे पास ना अपस्टॉक्स के इतने सारे मेल आते रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसके, कभी मेरी सिक्योरिटीज के बारे में, जो मेरा पोर्टफोलियो उसके बारे में वो डिटेल्स देता रहता है, उसके अपडेट देता रहता है। सर आपने बोला कि मैंने कोई चीज, मैंने अपनी कोई सिक्योरिटी बेची, मैंने अपना कोई शेयर बेचा, तो वो तुरंत अपडेट कर देता है मेरे को। कभी कभी मेरे पास डिपॉजिटरी की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं। तो आपको अपडेट जो है ना वो रेगुलर बेसिस में यहाँ पे मिलता रहता है। सर द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ होल्डिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड ओकेजनली बाय डिपॉजिटरी टू। क्या हो रहा है सर यहाँ पे जो मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो मुझे अपडेट देता रहता है मेरी होल्डिंग्स के बारे में, और मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में कभी कभी डिपॉजिटरी भी मुझे अपडेट्स देता है। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। सर वो एक पॉइंट मैंने आपको छुड़वाया था, जो मैंने आपको बोला था कि नहीं रहने दो, जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए। इट वाज दिस पॉइंट ओनली दैट pledge and hypothecation of securities। ठीक है सर, इसमें क्या होता है कि जब आपके पास डीमटेरियलाइज फॉर्म में सिक्योरिटीज है ना, तो आप इन सिक्योरिटीज को एज अ सिक्योरिटी भी रखवा सकते हैं लोन लेने के लिए। आप किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। सर उसी को कहते हैं pledge of my securities, I am pledging my securities। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सिक्योरिटीज, ऐसा नहीं करता हूं मैं कि अपना डीमैट जाके उनको दे देता हूं, लेकिन मैं उनको सारी डिटेल्स देता हूं, मैं उनको शेयर्स निकाल कर नहीं देता हूं, लेकिन जब मैं उन शेयर्स पे लोन लेता हूं ना, तो वो ही शेयर्स मेरे अकाउंट में, मेरे ही डीमैट अकाउंट में क्या होते हैं सर, वो फ्रीज हो जाते हैं। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मेरे शेयर्स को फ्रीज कर देते हैं और मुझे इस पर लोन दे देते हैं। अब जब तक मैं इनका लोन रीपे नहीं कर देता ना, तब तक मैं उन शेयर्स पे कोई सेल उन शेयर्स को बेच नहीं सकता। बेसिकली मैं उन शेयर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने इन शेयर्स पे लोन लिया है, तो ये शेयर्स जो है फ्रीज हो गए, और जब मैं ये लोन रीपे कर दूंगा तब वो जो शेयर्स हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे और फिर मैं उन पे ट्रेड कर सकता हूं। वेल एंड गुड। चलो नेक्स्ट एक पॉइंट देखा था, नो ऑड लॉट्स। सर आपने बोला कि एक शेयर चाहिए ना, तो मैं आज की डेट में एक शेयर, एक सिंगल शेयर भी खरीद सकता हूं। पहले आपने बताया कि सर पहले जो शेयर्स होते थे, पहले जो सिक्योरिटीज अलॉटमेंट्स होते थे, वो एक लॉट में होते थे। मान लो 500 शेयर का एक लॉट बनाया कंपनी ने 10 रुपए का, ये 5,000 रुपए का एक लॉट हो गया। अब ये 5,000 के मल्टीपल पे ही लॉट्स होते थे, यानी अगर मुझे कल को शेयर्स खरीदने हैं ना, तो मुझे लॉट्स के हिसाब से ऐसे 5,000 का एक लॉट, 10,000 के 2 लॉट, 15,000 के 3 लॉट, ऐसे लॉट्स खरीदना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब मैंने अगर एक सिंगल शेयर भी खरीदना है ना, तो मैं जाऊंगा और वहां जाकर एक सिंगल शेयर खरीद लूंगा। आपने बोला ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई नेक्स्ट देखें, गिव मी अ सेक गाइस। चलो बाबा, व्हाट्स नेक्स्ट। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स देख लिया, द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट्स स्टैंड्स अबॉलिश्ड। आपने बोला कि सर और ये लॉट्स वगैरह वाला सिस्टम जो था वो खत्म हो गया है। द मार्केट लॉट इज वन शेयर फॉर डिमोटराइजेशन सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी भी अगर खरीदना है ना, एक शेयर भी खरीदना है ना, तो मैं अब खरीद सकता हूं। सर नेक्स्ट आपने बताया कि नॉमिनेशन फैसिलिटी है। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है सर? सर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी। दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। जब आप अपना डीमैट अकाउंट बनवाते हैं ना सर, तो जब डीमैट अकाउंट बनवा रहे होते हैं ना, बना रहे होते हैं या फिर बनवा रहे होते हैं, तो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो आपसे एक नाम मांगता है नॉमिनेशन के लिए, कि सर कल को अगर आप नहीं रहे ना, कल को अगर आपकी डेथ हो गई, आप इंसेन हो गए या आप इंसॉल्वेंट हो गए ना, तो आपके ये जो शेयर्स हैं ये आपके, बेसिकली ये डेथ के केसेस में होता है, क्योंकि अपन अगर इंसॉल्वेंसी के केस में देखें तो इंसॉल्वेंसी के केस में रिसीवर को जाता है, ये अपन लोग पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो पर्टिकुलरली हम डेथ की बात करें या फिर इंसेन होने की बात करें, तो ये जो शेयर्स हैं, ये आपका जो नॉमिनेशन आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपसे लिखवाता है कि भैया आप अपने नॉमिनेशन में एक नाम लिख दो कि कल को अगर आप नहीं रहे तो ये शेयर्स हम किसको देंगे। तो आपका ये जो नॉमिनेशन है ये काफी इजी हो गया है कि कल आप अगर नहीं भी हो ना, तो आपके शेयर्स आपके लीगल एयर्स को मिल जाएंगे, या फिर आपने नॉमिनेशन में जिसका नाम लिखा है उसको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इस प्रोसीजर को, पहले की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं रखा, पहले की तरह टाइम कंज्यूमिंग नहीं रखा, तुरंत तुरंत हो जा रहा है अभी यहाँ पे काम। आपने बोला ठीक है सर। ऑटोमेटिक क्रेडिट। सर the account of investor is automatically credited or debited in case of a change initiated by the company which impacts the securities। सर मान लो कल को आपको कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। कंपनी ने कल बोनस शेयर्स इशू किए ना, जिस दिन उनके अलॉटमेंट होने वाला रहेगा वो आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सर कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्या हुआ, मेरे डीमैट अकाउंट में मेरे शेयर्स क्रेडिट हो गए, या फिर मैंने अपनी सिक्योरिटीज सेल की हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे मैंने सेल प्रेस किया, मैंने अपना पिन डाला जो भी रहता है, और मेरी सिक्योरिटीज सेल हो गई।
सर क्या हुई, मेरी सिक्योरिटीज मेरे अकाउंट से डेबिट हो गई। आपने बोला ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन। इसको क्या बोला आपने, इसको आपने बोला कॉर्पोरेट एक्शन। सर few example which can be termed as corporate action are payment of dividend। सर आपने बोला कि कल को अगर मेरा डिविडेंड आ रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर डिविडेंड काय में आता है, मेरे बैंक अकाउंट में आता है। वहीं पे अगर मुझे बोनस शेयर्स मिल रहे हैं तो सर मेरा बोनस शेयर कहां पे आ रहा है, मेरे बोनस शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आ रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर। ऑफरिंग ऑफ राइट्स शेयर्स, सर जो राइट शेयर्स आ रहे हैं मुझे ये मेरे डीमैट में मिल जाएंगे। सर अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं सर, ये सारी चीजें मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जा रही हैं, इसके लिए मुझे कोई अलग से एफर्ट्स करने नहीं पड़ रहे हैं। आपने बोला ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी। अब हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या एडवांटेज है हमारी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार वो देखते हैं और हमारे लेक्चर को यहां पे रोकेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपने बोला ओके सर। तो समझो भाई डिपॉजिटरी सिस्टम का हमारी कंपनीज में क्या इंपैक्ट आया। सर हमारे पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन आ गई। सर अप टू डेट इंफॉर्मेशन आ गई मतलब सर द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। जब भी आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो सेल कर रहे हैं या फिर अपनी सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू करते हैं। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किससे कनेक्टेड है सर, डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। और ये डिपॉजिटरी जो है ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे कंपनीज को प्रोवाइड करती है, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कंपनी को जो लगती है सिक्योरिटीज से रिलेटेड या और भी कोई चीजों से रिलेटेड, तो हमारी डिपॉजिटरी क्या करती है, हमारी डिपॉजिटरी हमारी कंपनी को ये सारी इंफॉर्मेशन देती रहती है। तो इसीलिए हमने बोला कि सर अप टू डेट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग बाय द कंपनी। कौन दे रहा है सर, हमारी डिपॉजिटरी दे रही है। आपने बोला ओके। नेक्स्ट आपने देखा कि रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। सर कैसे, आपके कॉस्ट और एफर्ट्स में कैसे रिडक्शन आया, कैसे कम हुआ आपके कॉस्ट एंड एफर्ट्स। सर कॉस्ट एफर्ट्स टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर सर्टिफिकेट्स। आपने बोला कि सर जब आप फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज इश्यू करते थे ना, आपने क्या करना पड़ता था, आपने पहले सिक्योरिटीज फॉर्म करनी है, आपने वो सिक्योरिटीज क्या करनी है सर, प्रिंट करनी है, वो सिक्योरिटीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर बहुत टाइम लग जाता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। आपको नए शेयर्स देने हैं, आपको बोनस शेयर्स देने हैं, आपने ये सब चीजें ट्रांसफर करनी है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 5 मिनट्स आपके कॉस्ट कम हो गए, आपकी एफर्ट्स कम हो गई। क्यों, क्योंकि आपने अब सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना शुरू कर दिया। आपने अब ये सारी चीजें पेपर फॉर्म में नहीं करनी है। क्यों, क्यों पॉसिबल हो पाया, हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट हमने देखा कि बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। सर हमारे इन्वेस्टर और हमारी कंपनी के बीच में बेटर रिलेशनशिप बन पाया। कैसे सर, द कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स, सिग्नेचर डिफरेंस, लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें समझो। सर जब आपकी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती थी तो उसके लिए आपने जो कंप्लेन की, आपने आपकी कंपनी उस कंप्लेन को नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, वो कंप्लेन आपकी कंपनी को मिल ही नहीं पाई ड्यू टू सम रीजंस। आपने बाय लेटर भेजा होगा, वो लेटर कंपनी तक नहीं पहुंचा, तो आपके इन्वेस्टर के और कंपनी के रिलेशंस खराब हुए। आपने फिर से लेटर भेजा, फिर आपको वही सब चीजें वापस से करनी पड़ी। सर आपने बोला कि आपके सिग्नेचर का डिफरेंस आ जाता था आपके शेयर सर्टिफिकेट में जब भी आपको ट्रांसफर करना है तो, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। सर आपको बहुत टाइम लगता था, आप जब रिक्वेस्ट करते थे कंपनी को, कंपनी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती थी, उसको एक्नॉलेज करती थी, फिर उसमें आपको क्या करती थी, रिवर्ट करती थी। तो इसमें क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। तो ये सारी चीजें ना सब्सटेंशियली कम हो गई, ये सारी चीजें आपको रिड्यूस कर दी गई, क्योंकि अब क्या है, अब आपको ये सारी झंझट में पड़ना ही नहीं है।
सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इतना सब कुछ इजी हो गया आपके लिए कि आपके इन्वेस्टर के और कंपनी के जो रिलेशन है उसमें काफी हद तक जो ये सारी चीजें लैग करती थी अब नहीं करती हैं। आपने बोला ठीक है सर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या है सर? अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। सर हमारा हमारा दूसरा देश है जिसमें दो डिपॉजिटरीज हैं। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द फर्स्ट वन इज आई कंफर्म यू, मैं अभी नहीं बोलता हूँ तुम्हारे गलत नॉलेज के लिए, मैं कल तुमको एक बार बता दूंगा। लेकिन हमारा दूसरा देश है, यानी सिर्फ दुनिया में दो ही देश है जिसके पास दो डिपॉजिटरीज है, जिसमें से हम एक है। तो ये वाली चीज जो है ना, दिस अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, कि सर बाहर वाले लोग भी है ना हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में या हमारी कंपनीज में, हमारे इंडिया की कंपनीज में आकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? सर हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया। आपने बोला ये सारे बेनिफिट्स जो थे डिपॉजिटरी सिस्टम के, किसको थे? कंपनीज को थे। हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, यानी इस डिपॉजिटरी सिस्टम के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कंस्टिट्यूट करता है इसको, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।